हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई फर्स्ट वीकेंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो रशिया के अंदर विजिट करने के लिए गए थे। और ये जो बायलैटरल समिट हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे, बराबर ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल समिट होने वाली थी वो 8 और 9 जुलाई को होने वाली थी, राइट ना। और इसी दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट, नाटो समिट का आयोजन हुआ था। नाटो, जो समय पे इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल समिट हो रही थी उसी समय पे नाटो समिट का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? यूएस के अंदर। नाटो के बारे में आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। तो नाटो समिट यूएस के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी और इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था? यूएस के द्वारा किया गया था, बराबर ना। एक्चुअली ये नाटो समिट की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो ये नाटो समिट का 75th एनिवर्सरी था, बराबर ना। राइट, तो उसके अंदर बहुत सारे एशिया पैसिफिक लीडर्स और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की वो भी शामिल थे, बराबर। तो ये इंडिया और रशिया के बीच में जो समय पे 8 से 9 जुलाई में बायलैटरल समिट हो रही थी, उसी समय पे दूसरे एंड पे यूएस के अंदर नाटो समिट का आयोजन किया गया था। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। नाटो समिट की 75th एनिवर्सरी थी, बराबर, उसका आयोजन किया गया था, बराबर ना। अभी मैं इन दोनों समिट को कोरिलेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इंडिया और रशिया के बीच में रशिया था और नाटो समिट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? यूक्रेन पार्टिसिपेट कर रहा था, बराबर ना। और आप सबको पता ही है फ्रेंड्स कि ये जो नाटो समिट का मेन उद्देश्य था कि इस बार यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल किया जाए, बराबर ना। यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बराबर। और उसके लिए ये समिट का आयोजन किया गया था यूएस के अंदर, बराबर ना। और आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है बिकॉज रशिया यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल नहीं होने दे रहा है, बराबर ना। ओके, ये नाटो नाटो समिट के बारे में हमने बहुत बार करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा है पहले कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना, ये कुछ ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जिन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि अगर ये ग्रुप के कोई एक मेंबर के ऊपर भी अगर कोई अटैक करेगा तो वो ग्रुप के सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा और सभी मेंबर्स साथ में मिलकर उसको डिफेंड करेंगे, बराबर ना। तो नाटो के अंदर यूक्रेन को शामिल नहीं होने दे रहा है रशिया, बराबर ना। रशिया उसका अपोजमेंट कर रहा है, बराबर ना। और नाटो के मेंबर्स यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल करने की बात कर रहे हैं, बराबर, एकदम परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत सालों से युद्ध चल रहा है, राइट ना। ओके, तो एक समय पे जो जगह पे यूएस में नाटो समिट चल रहा था और उसी समय पे रशिया और इंडिया के बीच में बायलैटरल समिट हो रही थी, बराबर ना। चल, अभी हमारे लिए ये करंट न्यूज़ हो गई कि अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल समिट हुई, बराबर। ओके, जहाँ पे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, हमारे पीएम मोदी जी, और रशिया की तरफ से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और ये जो समिट हुआ था वो रशिया के अंदर हुआ था। और उसी समय पे यूएस के द्वारा नाटो समिट को होस्ट किया गया, बराबर। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी 75th एनिवर्सरी थी, वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर। वहाँ पे बहुत सारे एशिया पैसिफिक लीडर्स जो नाटो के मेंबर्स हैं और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके, तो इतनी चीज़ों को आपको करंट न्यूज़ में से पढ़ना है। लेकिन अभी इसका बैकग्राउंड डेटा क्या होगा? तो इसका बैकग्राउंड डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप्स है, बराबर, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अगर मैं इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया और रशिया वो टाइम टेस्टेड पार्टनर्स हैं। कैसे? तो जब से कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था? सोवियत यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में चल रहा था, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में चल रहा था, बराबर ना। तो जब से कोल्ड वॉर चल रहा है, बराबर, मतलब फिजिकल फाइटिंग नहीं हो रही थी उन दोनों के बीच में, बराबर ना। जस्ट कुछ सेंसन्स लगे थे एक दूसरे के ऊपर, बराबर ना। कुछ मतलब वेपन्स के बिना युद्ध चल रहा था, बराबर, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, बराबर ना। सोवियत यूनियन और यूरोपियन यूनियन, बराबर ना। सोवियत यूनियन एक टाइम पे एक ऐसा यूनियन था जिसमें 19 मेंबर कंट्रीज थी, जिसमें 19 मेंबर कंट्रीज थी, बराबर ना। उसमें
रशिया भी एक मेंबर कंट्री था, लेकिन सोवियत यूनियन 1991 के अंदर ये अलग हुआ, बराबर ना, और उसमें से रशिया निकल के आया, बराबर ना। ओके, तो ध्यान में रखना है, पहले सोवियत यूनियन एक यूनियन हुआ करता था, बराबर ना, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये टूट गया, और उसमें से एक बड़ा देश कौन सा निकल के आया? रशिया निकल के आया, बराबर ना। तो जब सोवियत यूनियन और यूरोपियन यूनियन के बीच में जब कोल्ड वॉर हो रहा था, बराबर, तब से लेके इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप है, बराबर ना, इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स है, बराबर ना। ओके, ओके, और उस समय पे कुछ देशों ने यूरोपियन नेशंस को सपोर्ट किया और कुछ देशों ने सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया ने कौन सा स्टैंस अपनाया था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टैंस अपनाया था, बराबर ना। ओके, और उसी समय पे इन द वेक ऑफ इंडो पाक वॉर, एक्चुअली जब सोवियत यूनियन था तो 1971 में जब इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तब रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, बराबर। तब रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था, और यूएस और चाइना ने किसको सपोर्ट किया था? पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बराबर ना, राइट। तो इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वो टाइम टेस्टेड पार्टनर्स है, बराबर ना। उनका जो कोलाबोरेशन है वो कोल्ड वॉर से कंटिन्यू हो रहा है। कोल्ड वॉर की अगर बात करें, कोल्ड वॉर किसको बोलते हैं? कि जहाँ पे वॉर विदाउट वेपन होता है उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, बराबर ना। तो सोवियत यूनियन, बराबर, और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तब से लेके ये कोलाबोरेशन हुआ है। सोवियत यूनियन, तब रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था। 1991 के अंदर ये जो सोवियत यूनियन जो 19 कंट्रीज का ग्रुप था वो टूट गया, और उसमें से रशिया अलग हो गया, बराबर ना। ओके, तो जब कोल्ड वॉर रश सोवियत यूनियन और यूरोपियन यूनियन के बीच में हो रहा था, तब से लेके इंडिया और रशिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है, बराबर ना। ओके, और 1971 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तब रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, और यूएस और चाइना ने किसको सपोर्ट किया था? पाकिस्तान को, बराबर ना। ओके, और और इंडिया और रशिया के कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो अक्टूबर 2000 के अंदर, 1991 के अंदर एक्चुअली सोवियत यूनियन टूट के उसमें से रशिया अलग हो गया, और अक्टूबर 2000 के अंदर इंडिया और रशिया ने एक्वायर्ड किया एक क्वालिटेटिवली न्यू कैरेक्टर विद इनहेंस लेवल ऑफ कोऑपरेशन इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप्स, बराबर ना। और उनके बीच में एक स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ कि during the visit of Russian president to India in December 2010, the strategic partnership was elevated to the level of special and privileged strategic partnership, बराबर ना। 2000 के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में, एक बायलेटरल रिलेशनशिप के बीच में जितने भी एरियाज कवर होते हैं कोऑपरेशन के, वो सभी एरियाज के अंदर पार्टनरशिप हुई 2000 के साल के अंदर। और 2010 के अंदर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट हुई, और स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसको नाम दिया गया, बराबर ना। ओके, अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो रशिया पोजेस वन ऑफ द ग्लोबल्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस। रशिया के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रेजेंट है, और इंडिया हैज इनिशिएटेड अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स इंक्रीज रिलायंस ऑन द नेचुरल गैस, बराबर ना। और इंडिया नेचुरल गैस के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट रहता है, और रशिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रिजर्वर है नेचुरल गैस का। तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है रशिया का हमारे लिए, बराबर ना। ओके, तो इंडिया इज एक्टिवली एंगेज इन इंपोर्टिंग द हाइड्रोकार्बन। हम रशिया से हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं, बराबर ना। उसके अलावा रशिया इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया इन द एरिया ऑफ पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। जो हमारा तमिलनाडु के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने बिल्ड किया है, वो किसके हेल्प से किया है? रशिया की हेल्प से किया है। ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु के अंदर जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो हमने रशिया की हेल्प से बिल्ड किया है। तो अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम नेचुरल गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला देश है रशिया, बराबर। उसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करवाते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी हम बहुत सारी मात्रा में डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी किसकी हेल्प से चल रहा है? रशिया की हेल्प से चल रहा है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की बात करूं तो रशिया इज इंडिया सेवंथ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। The bilateral trade has reached $45 billion, already surpassing the target of bilateral trade of $30 billion by 2025, बराबर ना। ओके, एक्चुअली इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक टारगेट सेट हुआ था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड होगा ना, वो 2025 तक कितना होना चाहिए? $30 बिलियन, लेकिन वो ऑलरेडी कितना हो गया है? $45 बिलियन हो गया है। और अभी 2025 तक $50 बिलियन करने का टारगेट है बायलेटरल ट्रेड दोनों के देशों के बीच में, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और रशिया इंडिया का सेवंथ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बराबर। ओके, अगर मैं
ये तो बात हुई इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की, एनर्जी सिक्योरिटी की, तो वो पर्सपेक्टिव से तो रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन जियो पॉलिटिक्स को बैलेंस करने में भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त है और इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दुश्मन है, बराबर ना। तो अगर हमको चाइना के बीच में कुछ भी बैलेंस करना है, कुछ भी एग्रीमेंट साइन करना है, तो रशिया हमको बहुत हेल्प करता है, बराबर ना। ओके, तो या क्या रशिया चाइना को समझाता है कि भाई इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या सही है क्या गलत है, बराबर ना। तो ये जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस करने में भी रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली चाइना के अंदर, बराबर ना। ओके। ओके, उसके अलावा दोनों ही देश मल्टीपोलरिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है, बराबर ना। रशिया को ग्रेट पावर स्टेटस अचीव करना है और इंडिया का टारगेट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनना, बराबर ना। आपको पता ही है यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल के अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये 5 परमानेंट मेंबर में इंडिया भी शामिल होना चाहता है, रशिया उसको फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना उसका अपोजमेंट कर रहा है, बराबर ना। तो इंडिया का टारगेट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट स्टेटस अचीव करना और रशिया का टारगेट है ग्लोबल पावर अचीव करना, ग्रेट पावर स्टेटस अचीव करना, बराबर ना। ओके। उसके अलावा उसके अलावा अगर मैं इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस टाइज के बारे में बात करूं, तो इट इज गाइडेड बाय द एग्रीमेंट ऑन द प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन signed between the two countries. Russia currently commands around 47% of total arms which is import by the India. इंडिया जितना भी आर्म्स इंपोर्ट करवा रहा है हाल की तारीख में, उसमें से 47% आर्म्स कहाँ से आते हैं? रशिया से आते हैं। हालांकि ये कुछ समय पहले 65% आते थे, लेकिन वो अभी कम होकर कितना परसेंट आ गए? 47%, बिकॉज अभी इंडिया आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस कर रहा है। और हाँ, इंडिया अभी रशिया से थोड़ा स्विफ्ट होके यूएस की तरफ डिफेंस टाइज ज्यादा मात्रा में कर रहा है, बराबर ना। तो जो पहले 65% हम इंपोर्ट करवाते थे रशिया से, वो अभी हम 47% करवा रहे हैं। हालांकि वो भी सबसे ज्यादा है अभी तक, बराबर ना। लेकिन अभी हमारा जो इम्पोर्ट है रशिया से, वो थोड़ी मात्रा में कम हुआ है, बराबर ना। ओके। अगर मैं रशिया से हमने क्या क्या चीज़ें मंगवाई है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट मंगाए हैं, लाइक मिग 21, सुकोई 30, मिग 29, बराबर। हमने बहुत सारी टैंक्स मंगवाई है, T-72, T-90S, बराबर ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने मंगवाए हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जो हम डेवलप कर रहे हैं, वो इंडिया और रशिया का ही जॉइंट वेंचर है, बराबर ना। और S-400 त्रुम्फ मिसाइल का भी डील हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में 2018 के अंदर, बराबर ना। तो बहुत सारे डिफेंस टाइज हमने ऑलरेडी रशिया के साथ टाई अप करके रखा है, लेकिन जो हम 65% इंपोर्ट करवाते थे, अभी वो 47% करवा रहे हैं, ताकि हम अभी आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हम थोड़ा सा डिफेंस जो एग्रीमेंट है ना यूएस के साथ हमने बढ़ा दिया है, बराबर ना। ओके। ओके। अगर मैं इश्यूज के बारे में बात करूं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स के बीच में, तो मेन इश्यू है कि रशिया बहुत क्लोजर है चाइना से, बराबर ना। तो इसके लिए इंडिया और चाइना के बीच में जो भी कुछ कंफ्लिक्ट होता है, तो रशिया कभी बीच में नहीं बोलता, बिकॉज रशिया चाइना का भी बहुत अच्छा दोस्त है और इंडिया का भी बहुत अच्छा दोस्त है, बराबर ना। तो कुछ इस वजह से भी हम कहीं ना कहीं मात्रा में यूएस की तरफ स्विफ्ट हो रहे हैं, बराबर ना। ओके। उसके अलावा रशिया पाकिस्तान को भी बहुत सपोर्ट करता है, तो जो हमारे दो दुश्मन कंट्रीज हैं, उसको वो बहुत सपोर्ट करता है। वो कुछ ना कुछ इश्यू रहता है इंडिया और रशिया के बीच में, बराबर ना। ओके। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बात की कि हमारा जो सिक्योरिटी एंगेजमेंट है वो यूएस की तरफ बढ़ता जा रहा है, बराबर ना। रशिया से जो हम पहले 65% इंपोर्ट करवाते थे, अभी हम 47 करवा रहे हैं, बिकॉज हम पहले का कंपैरिजन में यूएस से ज्यादा मात्रा में अभी आर्म्स इंपोर्ट करवा रहे हैं, बराबर ना। और यूक्रेन का इस क्राइसिस की बात करूँ, तो दुनिया के अंदर हमारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बिकॉज हम रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बीच में कुछ नहीं बोल रहे, बिकॉज रशिया हमारा दोस्त है, बराबर ना। राइट। तो ये थोड़ा सा मतलब बैलेंस सिचुएशन है इंडिया और रशिया के बीच में, बराबर ना। ओके। आई थिंक आपको रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा फ्रेंड्स। इंडिया और रशिया के बीच में अभी बायलेटरल समिट हुई, जहाँ पे पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया रशिया में जाके, और उसी समय में नाटो समिट हुई थी यूएस के अंदर, ध्यान में रखना है। और हमने इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में हिस्ट्री से लेके अभी तक की सारी सिचुएशन को पढ़ा, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि हमारा जो 2023-24 के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन रहा है, वो 1.27 लाख करोड़ का रहा है। तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिफेंस प्रोडक्शन है, बराबर ना। इसके लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अभी रिसेंटली
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया है कि फाइनेंशियल 2023-24 के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन रहा है हमारा, वो 1,26,887 करोड़ का रहा है, बराबर ना। और ये अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, एनुअल ग्रोथ की बात करें, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16.7% ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट ईयर 2022-23 के अंदर हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो 1,08,684 करोड़ था, जो 2023-24 के अंदर 1,26,887 करोड़ रुपीज है। 16.7% ग्रोथ देखने को मिला है डिफेंस के अंदर, राइट ना। तो हमने जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसका यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्शन दिख रहा है आप, बराबर ना। ओके। और ये न केवल प्रोडक्शन के अंदर हमने बढ़ावा किया है, हमने एक्सपोर्ट के अंदर कुछ समय पहले डिफेंस एक्सपोर्ट्स की न्यूज़ भी हमने देखी कि भाई जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो 21,083 करोड़ 2023-24 के अंदर, फाइनेंशियल 2023-24 के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा कितना रहा है, 21,083 करोड़, बराबर ना। जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 32.5% ग्रोथ देखने को मिला था डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर। और जो 2022-23 के अंदर 15,920 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो बढ़ के 2023-24 के अंदर कितना हुआ है, 21,000 करोड़ के आसपास हुआ है, राइट। तो 2023-24 के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है हमारा, 1.27 लाख करोड़, और उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 21,000 करोड़। डिफेंस प्रोडक्शन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 16% ग्रोथ देखने को मिला है, और डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर हमको 32.5% ग्रोथ देखने को मिला है, बराबर ना। तो ये तो रही हमारी करंट न्यूज, रिसेंट न्यूज, बराबर ना। ये जो डेटा लिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वो कहाँ से लिया गया है, तो जितने भी डिफेंस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बराबर ना, ये सभी का डेटा यहाँ पे कंपाइल किया गया है, बराबर ना। ओके। तो ये तो हमारी करंट न्यूज रही। अभी हम उसके बारे में बैकग्राउंड डेटा समझते हैं कि भाई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके। ओके। तो अगर मैं बात करूं डिफेंस इंडिजेनरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, डिफेंस इंडिजेनरेशन, अभी ये जो हम आत्मनिर्भर बने हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, जो साल दर साल हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हम डिफेंस इंडिजेनरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिफेंस इंडिजेनरेशन किसको बोलते हैं, it refers to the strategic objective of the country to develop and enhance its own industrial and technological capabilities for producing the essential defense equipment in the systems। डिफेंस इंडियनाइजेशन किसको बोलते हैं कि एक कंट्री का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव कि वो अपने देश के अंदर ही इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज ऐसी डेवलप कर ले कि ताकि उसको जो एसेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो घर में ही वो बना सके, उसको कोई जगह से इंपोर्ट ना करना पड़े, बराबर ना। इसको बोलते हैं डिफेंस इंडियनाइजेशन, बराबर ना। और हम इसी डिफेंस इंडियनेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये डिफेंस इंडियनाइजेशन की नीड क्यों है, क्यों हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं एक्चुअल डेटा के बारे में बात करूं, तो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल आर्म्स मार्केट, global arms market, so India's share in the global arms export market is minimal, accounting for only 0.2%, which goes against the India's balance of payment, बराबर ना। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो दुनिया के जो अलग अलग देश के जो आर्म्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से मात्र 0.2% इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इतनी कम मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, बराबर ना। वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, बराबर ना। सीपरी का एक रिपोर्ट ने क्या इंडिकेट किया था कि इंडिया रैंक 23rd ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017 टू 21 विद अ मार्जिनल प्रेजेंस इन द ग्लोबल आर्म्स मार्केट, बराबर ना। तो ग्लोबल आर्म्स मार्केट के अंदर हमारा बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमको इंडियन नेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बराबर ना। और उसके अलावा इंडिया एज अ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स, अगर despite efforts to promote the domestic production and reduce the import, India remains the largest importer of arms in the world, accounting for 11% of the global arms import during the 2018-2022। दुनिया के अंदर जितना भी इंपोर्ट होता है उसमें से 11% इंपोर्ट तो इंडिया के अंदर ही होता है। तो हम अभी हमारा जो एफर्ट्स है बहुत बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, फिर भी 2018 से 2022 के पीरियड में दुनिया का जितना भी इंपोर्ट हुआ है उसमें से 11% मात्र कहाँ पे हुआ है, इंडिया के अंदर। तो ये हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, और हम सबसे मतलब
जो हमारा एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी है मात्र 0.2% हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, बराबर ना। तो ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इंडिजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और उसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। हमने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया है। उसके अलावा हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए पार्टनरशिप की है। और हमने कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है फ्रेंड्स, वो इंडिया और रशिया साथ में मिलकर बना रही है इंडिया के अंदर, और वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बराबर ना। एक्सपोर्ट करने का प्लान भी कर रहे हैं। तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हमने बहुत सारी कंट्री से पार्टनरशिप की है। हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, बराबर, डिफेंस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलरली। ओके, और अगर मैं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात करूँ इंडियन को प्रमोट करने के लिए, तो हमने एक पॉलिसी भी लॉन्च की है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016, बराबर ना। तो ये जो पॉलिसी है उसको ड्राफ्ट किसके रिकमेंडेशन के ऊपर किया गया है? धीरेन्द्र सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, बराबर, ध्यान में रखना है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बराबर ना, वो धीरेन्द्र सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमको इंडिजिनियस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, बराबर ना, राइट। और उन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, बराबर ना। कि भाई हम जितना भी सामान, फॉर एग्जांपल चलो कि अभी हम इतने डेवलप तो नहीं हुए हैं कि हम पूरे का पूरा डिफेंस इक्विपमेंट घर पे बनाए, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो हम एटलीस्ट घर में बना सकते हैं, देश में बना सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 को लॉन्च किया था। कौन किसका रिकमेंडेशन था? धीरेन्द्र सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, बराबर ना। उसके अलावा हमने आईडेक्स 2018 और आईडेक्स प्राइम 2022 लॉन्च किया है। आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, बराबर ना। ये आईडेक्स स्कीम के अंडर में अगर कोई एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो ये आईडिया स्कीम के अंडर में मिलता है, राइट ना। तो यहाँ पे एक्चुअली डिफेंस सेक्टर के द्वारा, डिफेंस के जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके द्वारा कुछ चैलेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर वो चैलेंज का सॉल्यूशन किसी के पास है, कोई एमएसएमई के पास है, कोई स्टार्टअप के पास है, कोई इनोवेटर के पास है, तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए और उसको उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंडिंग मिलता है इस आईडिया स्कीम के अंडर में, जो आईडिया स्कीम को 2018 के अंदर लॉन्च किया था। और उसी का एक अपडेटेड वर्जन आईडेक्स प्राइम 2022 के अंदर लॉन्च किया गया, बराबर ना। ओके, उसके अलावा स्प्रिंट चैलेंजेस, ये स्प्रिंट चैलेंज स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के अंदर जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, अगर वो चैलेंजेस का कोई सॉल्यूशन है किसी के पास, तो इस स्प्रिंट चैलेंज के अंदर इसको फंड मिल सकता है, बराबर ना। तो ये जो स्प्रिंट चैलेंज है, ये इंट्रोड्यूस किया था नवल इनोवेशन एंड इंडियनेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये स्प्रिंट चैलेंज को 2022 के अंदर, इन कोलाबोरेशन विद द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बराबर ना। तो अगर स्पेसिफिकली नेवी के द्वारा जो चैलेंजेस लॉन्च किए गए हैं, अगर उसका सॉल्यूशन आपके पास है, तो आपको स्प्रिंग चैलेंज के अंदर फंड मिलेगा। और अगर कोई भी एक कॉमन आर्म फोर्सेस के द्वारा कोई चैलेंज दिया गया है और उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है, तो आपको किसके अंडर में पैसा मिलेगा? आईडीएक्स के अंडर में पैसा मिलेगा। ओके, राइट, ठीक है। और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई, जो पहले डिफेंस सेक्टर के अंदर मात्र 74% हुआ करती थी, उससे पहले तो मात्र 49% एफडीआई को परमिशन दिया जाता था। अभी तो 74% एफडीआई विदाउट गवर्नमेंट रूट, मतलब ऑटोमेटिक रूट से परमिट किया गया है डिफेंस सेक्टर के अंदर। और कुछ सेक्टर के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से परमिट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में ला सके और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सके डिफेंस प्रोडक्शन का, बराबर ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, सिंपल, बराबर। ओके, उसके अलावा हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए हैं, बराबर। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, one each in Uttar Pradesh and Tamil Nadu, recognize the significance of the regional hubs for the aerospace and defense, बराबर ना। तो हमने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है जहाँ पे मात्र डिफेंस सेक्टर की कंपनीज काम कर रही है, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और ऑप्टिमाइज कॉस्ट पे काम हो रहा है, बराबर ना। तो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इंडिया के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना। और हमने पॉजिटिव इंडिजनेशन लिस्ट भी बनाना शुरू किया है। ये एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट हर साल कुछ टारगेट रखती है कि भाई इस साल हम 100 चीज़ों को
जो अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं वो अभी हम घर पे बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस साल हम फॉर एग्जांपल 200 चीज़ों को घर पे बनाने का प्रयत्न करेंगे। वो हर साल गवर्नमेंट पॉजिटिव इंडिकेशन लिस्ट बाहर निकालती है, जिसको कंपलसरी, हाँ, जिसके ऊपर इंपोर्ट बैन किया जाता है, और गवर्नमेंट कंपनीज को कंपल्सन करते हैं कि आपको इन चीज़ों को घर पे ही डेवलप करना है, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ये सब इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं और उसका ही नतीजा है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है 16% ग्रोथ किया, 1.27 लाख करोड़ हुआ इस साल, बराबर ना। और 21,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हुआ, और मात्र 0.2% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये अभी बहुत बढ़ाने की जरूरत है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस चीज पर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एससीओ समिट का आयोजन हुआ कजाकिस्तान के अंदर, बराबर ना। और यहाँ पे ऐसा डिसाइड हुआ कि जो ये एससीओ समिट होने वाली है कजाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे पीएम की जगह पे, पीएम मोदी जी की जगह पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, बराबर ना। तो ये एससीओ समिट जस्ट 3 और 4 जुलाई को होने वाली थी, बराबर ना। ये 3 और 4 जुलाई को एससीओ समिट का आयोजन किया गया, और वहाँ पे इंडिया की तरफ से पीएम मोदी जी की जगह पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये जो एससीओ समिट कहाँ पे हुई थी इस साल, कजाकिस्तान के अंदर, बराबर ना। क्योंकि एससीओ की प्रेसिडेंसी इस साल 2023-24 के लिए किसके पास है, कजाकिस्तान के अंदर है, बराबर ना। तो कजाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने उनका स्वागत किया, और यहाँ पे मोदी जी की जगह पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वहाँ पे एससीओ समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, बराबर ना। ओके, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एससीओ क्या है, बराबर, उसका सिग्निफिकेंस क्यों है हमारे लिए, बराबर ना। और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं इसके बारे में। ओके, चलो। ओके, अगर मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एससीओ बोलते हैं, उसकी अगर बात करूँ तो एससीओ एससीओ के अंदर टोटल 9 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। टोटल 9 मेंबर कंट्रीज है एससीओ के अंदर फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया वो ऑब्जर्वर्स है। और ये जो एससीओ की जो इस बार मीटिंग होने वाली है 3 और 4 जुलाई को, बराबर ना, इस मीटिंग के अंदर बेलारूस को परमानेंट स्टेटस, परमानेंट मेंबरशिप देने का यहाँ पे प्लान चल रहा है। जो बेलारूस अभी ऑब्जर्वर कंट्रीज के अंदर है, उसको भी परमानेंट मेंबर बनाने का प्लान चल रहा है इस मीटिंग के अंदर, बराबर ना। लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी वहां पे ईरान को परमानेंट मेंबर बनाया गया था, 9th मेंबर बनाया गया था। और अभी बेलारूस को परमानेंट मेंबर बनाने की बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बराबर ना। ओके, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, उसके मेंबर्स 9 मेंबर्स हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, और 9th मेंबर है ईरान, बराबर ना। आप देख सकते हो, एक तो एशियन कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, और उसके अलावा सेंट्रल एशिया के, ये तो साउथ एशिया के कंट्रीज हो गई। सेंट्रल एशिया की कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है, बराबर ना। और उसके अलावा रशिया है, बराबर ना, रशिया और ईरान है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है वो ज्यादा ज्यादा है इस ग्रुप के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो, बराबर ना। ओके, तो इस ग्रुप का अगर मैं इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो एससीओ प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू इंडिया इनहेंस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज व्हिच हैव द वास्ट रिजर्व ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ये जो कंट्रीज है ना, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बराबर ना, राइट। तो ये सबके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, बराबर ना। तो ये सेंट्रल एशिया की जो मेंबर्स ये एससीओ के अंदर जाता है, और इसमें इंडिया भी एक मेंबर है। उसका इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये एससीओ के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा ये एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारा इंप्रूव करेगा। सेंट्रल एशिया हैज़ अ वास्ट रिसोर्स ऑफ द ऑयल एंड गैस, एंड इंडिया इज लुकिंग टू टैप इनटू दिस रिसोर्सेज टू इनहेंस इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, बराबर ना। और एससीओ प्रोवाइड अ फोरम फॉर इंडिया टू एंगेज विद द एनर्जी रिच कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर, बराबर ना। तो इंडिया ये एससीओ का मेंबर है, इसकी वजह से वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इस ग्रुप के अंदर रहने की वजह से इंडिया एक ऐसी कंट्रीज के साथ
टच में है, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ टच में है, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल और गैस के रिजर्वर्स है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा कल्चरल कोऑपरेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एससीओ के मेंबर कंट्रीज के बीच में। टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एससीओ मेंबर स्टेट्स ऑब्जर्वर्स एंड पार्टनर्स इंक्लूड 207 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगर मैं एससीओ की 9 मेंबर स्टेट्स, ऑब्जर्वर्स और पार्टनर्स की अगर बात करूं, तो दुनिया के अंदर जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें से 207 तो इन्हीं कंट्रीज के अंदर है। मतलब कल्चर भर भर के पड़ा है इन देशों के अंदर। और एससीओ मेंबर कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू डेजिग्नेट वन सिटी फ्रॉम एससीओ मेंबर कंट्रीज एज अ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एवरी ईयर अंडर अ रोटेटिंग इनिशिएटिव। इसके लिए एससीओ के मेंबर कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया है कि वो हर साल एक सिटी को डेजिग्नेट करेगा एज अ टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल हर साल। और सबसे पहले एससीओ के मेंबर कंट्रीज के द्वारा फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ द एससीओ कौन सा सिटी अनाउंस किया गया था पता है? काशी वाराणसी, बराबर ना। काशी वाराणसी, जो काशी वाराणसी के अंदर है, वो सिटी को फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ द एससीओ डेजिग्नेट किया गया था, बराबर ना। तो ये जो एससीओ का जो ग्रुप है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर ना। ओके। ओके। और अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ एससीओ की, तो जो 8 मेंबर कंट्रीज है, अभी तो 9 हो गए, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया का जितना भी जीडीपी है, उसमें से 25% जीडीपी ये 9 मेंबर कंट्रीज के अंदर, सॉरी 9 में से ईरान को अभी काउंट नहीं किया है इस कैलकुलेशन के अंदर। तो दुनिया का जितना भी जीडीपी है उसमें 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ये 8 मेंबर कंट्रीज का है, ईरान के अलावा। और दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 42% पॉपुलेशन ये 8 कंट्रीज के अंदर रहती है, बराबर ना। राइट। और ये एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एससीओ इज प्रमोटिंग द कनेक्टिविटी अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे बन रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है। तो एससीओ के मेंबर स्टेट्स अपने आप को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके एक कुछ कॉरिडोर्स बना रहे हैं ताकि वो व्यापार को और ज्यादा इजीली कर सके, बराबर ना। ओके। ओके। उसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी यहाँ पे एससीओ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक एक एग्रीमेंट बनाया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बना है एससीओ के द्वारा, टू प्रमोट द कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, बराबर ना। तो टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एससीओ के द्वारा, एससीओ की मेंबर कंट्रीज के द्वारा एक फॉरम बनाया गया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, बराबर ना। ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द इंटेलिजेंस, conducting the joint exercise and operations and coordinating the actions to prevent and combat the terrorism in the region। तो ये जो रेट्स है एससीओ का, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये एससीओ मेंबर कंट्रीज के बीच में, ताकि वो मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयर कर सके, जॉइंट एक्सरसाइज कर सके, ऑपरेशंस कंडक्ट कर सके और एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सके, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक अभी इस एससीओ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि एससीओ की समिट हो रही है अभी कजाकिस्तान के अंदर। इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी गए हैं वहाँ पे। और उसके अलावा अगर हम एससीओ की बात करें तो टोटल 9 मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स है जिसमें से बेलारूस को मेंबर कंट्री बनाने की बात चल रही है। और अगर मैं एससीओ की अगर बात करूँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, कल्चरल कोऑपरेशन के लिए भी एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एससीओ के मेंबर कंट्रीज, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट, वैसे तो रीअपॉइंटमेंट है, जो रिसेंट न्यूज़ में है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अजीत डोभाल जी, उनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बराबर ना। तो ये न्यूज़ में है। अभी हमारा काम है कि एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है हमारे, तो अजीत डोभाल जी जिनको रीअपॉइंट किया गया। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होते हैं, उनका क्या काम है, उसके बारे में समझते हैं। तो अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज अ सीनियर ऑफिशियल ऑन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया and the chief advisor to the prime minister of India on national security policy and international affairs, बराबर ना। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो एक सीनियर ऑफिशियल है, कहाँ के? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, बराबर ना। ओके। और वो चीफ एडवाइजर होते हैं हमारे पीएम के ऑन
नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, नेशन के सिक्योरिटी के लिए पीएम को गाइड करने वाले होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के वो सीनियर ऑफिसर होते हैं, सिंपल। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, उनका जो रैंक होता है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को जितना डेजिग्नेशन दिया जाता है ना, वही डेजिग्नेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का होता है, बराबर ना। और द पोस्ट हैज द हाई वेस्टेड पावर्स, सो द एनएससी इज द हाई प्रोमिनेंट एंड पावरफुल ऑफिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर ना। और ऑल एनएसएस अपॉइंटेड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द पोस्ट इन 1998 belong to the either Indian Foreign Service or the Indian Police Service and serve as at the discretion of the Prime Minister of India, बराबर ना। जितने भी एनएसएस को सिलेक्ट किया गया है 1998 से, जब से ये पोस्ट डेसिग्नेट की गई है, तब से जितने भी एनएसएस है या तो इंडियन फॉरेन सर्विस से है या तो इंडियन पुलिस सर्विस से, आईपीएस ऑफिसर होता है या तो फिर आईएफएस ऑफिसर होता है, बराबर ना। ओके, अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रोल के बारे में बात करूं, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज टास्क विद द रेगुलरली एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू द इंडिया एंड ओवरसीज द स्ट्रेटेजिक एंड सेंसिटिव इश्यूज ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते हैं, जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं रिलेटिंग टू सिक्योरिटी, वो पीएम को गाइड करते हैं। एनएसएस ऑफ इंडिया ऑल्सो सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल interlocutor with the China as well as the envoy to Pakistan and Israel on security affairs। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे होते हैं, वो स्पेसिफिकली चाइना, पाकिस्तान और इसराइल के जो सिक्योरिटी अफेयर्स है, वहाँ पे पीएम को स्पेशली गाइड करते हैं, बराबर ना। एनएसए रिसीव्स द ऑल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर लाइक रो, आईबी, एनटीआरओ, एमआई, डीआईए, एनआईए, ये सभी संस्था एनएसए को रिपोर्ट भेजती है एंड कोऑर्डिनेट देम टू प्रेजेंट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर। एनएसए इज असिस्टेड बाय द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को असिस्ट कौन करता है? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स असिस्ट करते हैं। अभी आपका काम के हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कौन कौन है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको फाइंड करना है, राइट। ओके, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिसके चेयरपर्सन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और कौन कौन होते हैं? तो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, 3 मिलिट्री के चीफ होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। इतने मेंबर्स होते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, बराबर ना। ओके, और अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। पीएम ऑफिस को वो ये संस्था एडवाइस देती है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बनाने का प्लान हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 19 नवंबर 1998 को ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी, बराबर ना। और ब्रिजेश मिश्रा वो हमारे फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसके चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मेंबर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग उसके मेंबर्स होते हैं, बराबर ना। ओके, और कुछ कुछ मैटर्स में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स को कौन चेयर करता है? पीएम भी चेयर कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस पर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को रीअपॉइंट किया गया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होते हैं, उनका रोल क्या है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, वो सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस दिया गया है। उसको यूसीसीएन कॉन्फ्रेंस जो अभी रिसेंटली पोर्टुगल में हेल्ड हुआ था, इसके अंदर सिटी ऑफ लिटरेचर का अभी स्टेटस दिया गया है कोझिकोडे को। इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ रीसेंट न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये एक संस्था है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, नाम से पता चलता है ये संस्था कौन हैंडल कर रहा है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और उसके द्वारा एक संस्था रन की जा रही है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है कि इस संस्था के अंदर मेंबर कौन है?
क्रिएटिव सिटीज है। कौन है मेंबर? क्रिएटिव सिटीज है। तो ये यूसीसीएन के द्वारा यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर का एक स्टेटस दिया गया हमारे इंडिया की कोझिकोडे सिटीज को। ध्यान में रखना है, कोझिकोडे सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस दिया गया। अभी ये स्टेटस कब दिया गया? तो अभी रिसेंटली 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये संस्था का पोर्टुगल के अंदर, वहां पे ये स्टेटस दिया गया। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था, एनुअल कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस को किसके द्वारा अटेम्प्ट किया गया था? तो जो वर्ल्ड के अंदर टोटल 350 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है, उन सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और उस इवेंट के अंदर कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस दिया गया। ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा कोझिकोडे को तो सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस दिया गया, और एक सिटी है भारत की, नाम है उसका ग्वालियर, उसको सिटी ऑफ म्यूजिक का टाइटल दिया गया। सिटी ऑफ म्यूजिक का टाइटल दिया गया। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस दिया गया ये संस्था के द्वारा, और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का टाइटल दिया गया ये संस्था के द्वारा, बराबर ना? अभी हम बात करते हैं कि ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से सिटीज का ये स्टेटस देती है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके। तो न्यूज में क्यों है? तो यूनेस्को अनाउंस द एडिशन ऑफ 55 न्यू सिटीज टू इट्स सिटी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को ने अनाउंस किया कि भाई और 55 सिटीज को ऐड किया जा रहा है उसके क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में, और उसमें से दो इंडियन सिटी है। कौन कौन सी? कोझिकोडे जो केरला में है, और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे ऐड किया गया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंडर में, और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है उसको सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पे ऐड किया गया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंडर में। तो 55 नई सिटीज को ऐड किया गया है इस बार एनुअल मीटिंग के दौरान, राइट ना? ओके। अगर मैं अदर इंडियन सिटीज जो ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क के अंदर में ऑलरेडी शामिल है, अगर मैं उन सिटीज के बारे में बात करूँ, तो जयपुर क्राफ्ट एंड फोर कार कैटेगरी में 2015 में इसको ऐड किया गया था। वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के अंदर में 2015 के अंदर उसको ऐड किया गया था। चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के अंदर में 2017 के अंदर उसको ऐड किया गया था। मुंबई क्रिएटिव सिटी इन द फिल्म कैटेगरी 2019 के अंदर इसको ऐड किया गया। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया 2019 के अंदर, और श्रीनगर को क्राफ्ट और फोक आर्ट के अंदर में ऐड किया गया 2021 के अंदर। तो ऑलरेडी इतनी सिटीज यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में ऑलरेडी शामिल है, और इस बार दो और सिटी को ऐड किया गया, कोझिकोडे और सिटी ऑफ लिटरेचर, फ्रेंड्स। ओके। अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंस ऑफ कोझिकोडे जो केरला से बिलोंग करता है, और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, क्यों उनको ये नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया? तो अगर मैं कोझिकोडे की बात करूं फ्रेंड्स, तो कोझिकोडे को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर ऐड किया गया है। क्यों? तो कोझिकोड is a first city in India to receive the prestigious title of City of Literature by UNESCO। एक्चुअली यूनेस्को के द्वारा पहली बार कोई इंडियन सिटी को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर उसके क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, ये जो ऑलरेडी हमारे एडेड सिटीज है इस लिस्ट के अंदर में, लेकिन आप देखोगे कि एक भी सिटी सिटी ऑफ लिटरेचर के अंडर में शामिल नहीं हुई थी। कोझिकोड एक पहली ऐसी सिटी है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर के अंडर में शामिल हुआ है इंडिया की, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो, राइट। द सिटी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ होस्टिंग वेरियस लिटरेरी इवेंट्स। ये सिटी के द्वारा बहुत सारे लिटरेरी इवेंट्स साल के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सच एज केरला लिटरेचर फेस्टिवल विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटरेरी गैदरिंग्स इन एशिया। तो ये जो सिटी है वो केरला लिटरेचर फेस्टिवल को होस्ट करती है, और ये जो इवेंट है वो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लिटरेरी गैदरिंग्स है एशिया के अंदर, बराबर ना? उसके अलावा कोझिकोड कैरीड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग होम टू ओवर 500 लाइब्रेरीज। कोझिकोड सिटी के अंदर 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज है। उसके अलावा ये जो सिटी है वो होम है मैनी रिनोन राइटर का, इंक्लूडिंग एस के पोटेकट, उसके अलावा थिकोडियन एंड पी वल्सना संजयन, मतलब ऐसे बहुत सारे और रिनोन राइटर्स है, उनका होम है कोझिकोडे। तो ये सब कल्चर को और आगे बढ़ाने के लिए, उनके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे कोझिकोडे को शामिल किया गया है, बराबर ना? ओके। अगर मैं ग्वालियर की बात करूं एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक उसको शामिल किया गया है, क्योंकि ग्वालियर इज अ सेकेंड सिटी इन द इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को, और पहली बार वाराणसी को एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक को ऐड किया गया था 2015 के अंदर।
दिस सिटी इज वाइडली रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द तानसेन। अभी ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक क्यों सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पे क्यों ऐड किया गया? बिकॉज ये बर्थ प्लेस है तानसेन का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन एंड कंपोजर इन इंडियन हिस्ट्री, हु वाज आल्सो वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के जो राजा अकबर थे, उनके राज दरबार में नवरत्न, जो नवरत्न थे उनमें से एक था तानसेन, और उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर के अंदर। और तानसेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन एंड कंपोजर हम माने जाता है, बराबर ना? ओके, द सिटी इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ द ग्वालियर घराना, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ग्वालियर घराना वो कहाँ पे है? ग्वालियर के अंदर है, जो ओल्डेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बराबर ना? द सिटी hosts one of the biggest annual music festival in India, the Tansen Sangeet Samaroh, which attracts the thousands of music lovers and artists from the across the country and abroad. राइट ना? तो यहाँ पे इस सिटी के अंदर तानसेन संगीत समारोह हर साल आयोजित होता है, एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, जहाँ पे देश से और इंटरनेशनल लेवल से सभी जो पॉपुलर जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे गैदर होते हैं, सिंपल, बराबर ना? तो ये म्यूजिक के अंदर एक अच्छा कल्चरल रोल प्ले करता है, और कोज़ीकोड लिटरेचर के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करता है, समाज के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड करता है, और ये समाज के अंदर म्यूजिक को स्प्रेड करता है। उसकी वजह से, उनकी इन क्वालिटी की वजह से उनको इस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया है, बराबर ना? तो आई थिंक फ्रेंड्स, आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 55 नई सिटीज को ऐड किया गया। उसमें से 2 इंडियन सिटी है, कौन कौन सी फ्रेंड्स? ग्वालियर, ग्वालियर और कोझीकोड, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के अंडर में और क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर के अंडर में कोझीकोड को ऐड किया गया है। ओके, तो आई थिंक आपको इस में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट में फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, उसने भी मैंडेट किया सॉल्ट, शुगर और फैट, ये 3 चीजों को कंपलसरी बोल्ड कैटेगरी में रखना है, बराबर ना? उसके बारे में बात करते हैं। Food Safety and Standard Authority of India has approved a proposal to display the nutritional information about the total sugar, salt, and saturated fat in the bold letters and relatively increased font size on the label of packaged food item. बराबर ना? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या मैंडेट किया है कि अभी जितने भी पैकेज फूड आइटम हो गए ना, उसके ऊपर, उसके अंदर कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है और कितना फैट है, वो बोल्ड लेटर में कंपलसरी लिखना है, कंपलसरी होना चाहिए, और उसकी जो फॉन्ट साइज है वो रिलेटिवली इंक्रीज होनी चाहिए, बराबर ना? बाकी फॉन्ट साइज के कंपैरिजन में ऐसा मैंडेट रखा गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, बराबर ना? ओके, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये जो अमेंडमेंट किया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंज्यूमर को एम्पावर करना, टू बेटर अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेक हेल्थियर डिसीजंस। तो कंज्यूमर अवेयर हो सके कि एक जो पर्टिकुलर चीज को वो परचेस कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी मात्रा में कौन सी चीज है, खास करके जो हानिकारक है बॉडी के लिए, वो कितनी मात्रा में है, तो वो अपने हेल्थ डिसीजन को खुद ले सके, उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो सके। इसकी वजह से ये चीज यहाँ पे मैंडेट की गई है, बराबर ना? तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो FSSAI के द्वारा जब मैंडेट रखा गया है कि सॉल्ट, शुगर और फैट को बोल्ड में रखना है, तो एक्चुअली एक ऐसे फूड के जहाँ पे सॉल्ट, शुगर और फैट ज्यादा है, ऐसे फूड को यहाँ पे एक नाम दिया गया है, हाई फैट शुगर सॉल्ट। हाई फैट शुगर सॉल्ट, ये फूड को क्या नाम दिया गया है? हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड नाम रखा गया है, बराबर ना? तो अभी व्हाट इज हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड? तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड may be defined as foods, any food or drink, packaged or non-packaged, which contain a low amount of the protein, vitamin, uh, phytochemicals, minerals, and dietary fiber, but are rich in the fat, salt and sugar and high in energy calories that are known to the have negative impact of the health if confused regularly or if consumed regularly or in the high amount। तो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसे फूड कि जो पैक भी हो सकते हैं, नॉन पैक भी हो सकते हैं, जो फूड भी हो सकता है, जो ड्रिंक भी हो सकता है, और एक ऐसा फूड, ऐसा ड्रिंक कि जहाँ पे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर बहुत कम मात्रा में होते हैं, और शुगर, सॉल्ट और फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ऐसे फूड को हम क्या बोलेंगे? हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड। ये उसकी डेफिनेशन है, किसके द्वारा दी गई है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दी गई है, बराबर ना? ओके, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली क्रिटिक्स
जो आर्ग्यूरर्स है वो क्या बोल रहे हैं कि आपको है ना देश को हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड के ऊपर टैक्स लगाने की बात चल रही है, बराबर ना। देखो अभी भी हम फूड के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी। लेकिन ये जीएसटी ये मतलब इरिस्पेक्टिव कि कौन से फूड के अंदर कैसा कंटेंट है हम उसके ऊपर से जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, बराबर ना। ये जीएसटी सभी के लिए सेम है, चाहे फिर वो हेल्थ के लिए अच्छा फूड हो या तो फिर हेल्थ के लिए बुरा फूड हो, जीएसटी सभी के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पे जो आर्ग्यूनर्स है वो क्या बोल रहे हैं, क्रिटिक्स क्या कह रही है कि अगर आपको अ, ये सब फूड की प्रोडक्शन कम करवानी है तो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाओ कंपेयर टू जो नॉर्मल जो हमारे हेल्दी फूड्स के उसके कंपैरिजन में, राइट ना। तो ये एक डिमांड है कि अगर आपको इनका प्रोडक्शन और इनका कंजप्शन कम करवाना है तो एक रास्ता है कि उसके ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगाए, बराबर ना, सिंपल। ओके। तो अगर मैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स की अगर बात करूं तो ओवर 60 कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड द टैक्सेस ऑन द सुगरी ड्रिंक्स व्हाइल 16 कंट्रीज टैक्स अदर हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड। 16 कंट्रीज दुनिया में ऐसे है कि जहाँ पे हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड के ऊपर अदर टैक्स लगाए जा रहे हैं, बराबर ना। और 60 कंट्रीज ऐसे है कि जिन्होंने टैक्स को इम्प्लीमेंट किया है सुगरी ड्रिंक्स के ऊपर, बराबर ना। कंट्रीज लाइक डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस हैव स्पेसिफिक हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड टैक्स। हमारे यहाँ पे सभी फूड के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन ये कंट्रीज के अंदर हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड टैक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर टैक्स कैटेगरी रखा है कि अगर आप ये चीज बनाओगे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप ये चीज कंज्यूम करोगे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल, बराबर ना। अगर मैं इंडियन इनिशिएटिव्स की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो केरला ने भी 2016 के अंदर केरला फैट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर उसको जीएसटी के अंदर मर्ज किया गया 2017 के अंदर, फिर वो एबोलिश हो गया। लेकिन केरला के द्वारा भी ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर उसको जीएसटी के अंदर मर्ज किया गया फ्रेंड्स, बराबर ना। तो जीएसटी के अंदर एक्चुअली न्यूट्रिशनल कंटेंट के ऊपर से ये जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है। तो हमको जस्ट अगर ये फूड को कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना है, कम कंज्यूम करवाना है, तो उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाना होगा। हमको जो हेल्दी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कम टैक्स लगाना होगा, सिंपल, बराबर ना। तो ये एक सुझाव है जो एक्चुअली इकोनॉमिस्ट है जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनका, बराबर ना। ओके। तो जस्ट रिसेंट न्यूज में क्या था फ्रेंड्स के FSSAI ने मैंडेट किया है सॉल्ट, शुगर, फैट और ये सभी जो अनहेल्दी चीज है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कितनी मात्रा में वो बोल्ड कैटेगरी में लिखना है और रिलेटिवली हाई फॉन्ट साइज में लिखना है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज में आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।